हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेहतर ही होंगे। आज के वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे हम कुछ टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं। बहुविकल्पी है जो देखिए, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का मिला करके है। ये 2024 में पूछा भी गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पूछे गए हैं। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कि कौन सा क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन कौन कौन से सही हैं। तो कुछ उम्मीदें की गई हैं कि ये क्वेश्चन दोबारा भी आ सकते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन को लाए हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहले अवतल लेंस पर चलते हैं। तो अवतल लेंस में हम सब ये पढ़े हैं, हम ये जानते हैं कि जो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। और क्या होता है कि वह वस्तु से तो बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी ना होकर के बल्कि वह वास्तविक होता है, इसलिए अवतल लेंस नहीं होगा, ये गलत होगा ऑप्शन। अब चलते हैं उत्तल लेंस की तरफ। उत्तल लेंस में जो होता है हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है और आभासी बनता है और सीधा बनता है, इसलिए उत्तल लेंस ही आपका सही हो जाएगा। समतल लेंस, क्योंकि समतल लेंस में तो हमेशा समान बनता है, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। समतल लेंस में उतना ही बड़ा बनता है और इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन है नहीं। उत्तल लेंस यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? तो हम देखिए, इसका ऑप्शन होगा 10 सेंटीमीटर। कैसे? देखिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भाई एक मान लेते हैं ये एक दर्पण है, इसका ये एक मुख्य, ये ध्रुव है हमारा, P है ध्रुव। ठीक है, इसका एक मुख्य अक्ष बना देते हैं। मुख्य अक्ष बनाएंगे, उसके बाद जो ये यहाँ पे आपका ये होता है फोकस दूरी और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। हम ये जानते हैं दर्पण की वक्रता जितनी दूरी ध्रुव से फोकस दूरी की होगी उतनी ही फोकस से वक्रता केंद्र की होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से फोकस की दूरी आधी होती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र के और ध्रुव से फोकस के बीच जो दूरी होती है वो वक्रता केंद्र की आधी होती है। तो ये 20 सेंटीमीटर दिया था, तो इसका आंसर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश के किस घटना के कारण? तो इसका ऑप्शन दिया है परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण और प्रकीर्णन। तो इसका आंसर होगा प्रकीर्णन, यही इसका सही आंसर होगा, प्रकीर्णन। देखिए, हम ऑप्शन पे टिक पहले से लगा लिए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए पहले से लगा लिए हैं, बाकी बताते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। +2 डायोप्टर, ये याद रखिएगा, +2 है, -2 नहीं, +2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? चलिए, तो ये क्वेश्चन पहले से हल करके रखा गया है, हम हल किए हैं। देखिए, ये है P, सूत्र होता है आपका P = 1/f। ये मीटर में जब भी हम ज्ञात करेंगे तो मीटर में ज्ञात करेंगे। तो हमें दिया है क्षमता 2 डायोप्टर दिया है, तो 2 = 1/f मीटर, मीटर में आएगा। तो f बराबर, ये 2 इधर हम पक्षांतर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और 2 से 1 को काटेंगे तो 0.5 मीटर आएगा। ये लेकिन ये मीटर में आया, हमको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे तो f = 50 सेंटीमीटर हो जाएगा कि 1 दशमलव ये हट जाएगा और 1 0 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो हमें ये 0.5 मीटर था, तो 0.5 में हम
100 से अगर हम गुणा कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन की, तो गाइज इसका आंसर सही हो जाएगा +50 सेंटीमीटर, ना कि -50, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? घरेलू विद्युत वितरण के, तो इसका आंसर हो जाएगा भूसंपर्क तार। भूसंपर्क तार अर्थात जिसको हम लोग अर्थ बोलते हैं, अर्थ में जोड़ा जाता है, ना कि उदासीन तार में, ना ही जीवित तार में। ये और इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। ऑप्शन सही होगा भूसंपर्क तार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? चलिए इसको हल किए हैं हम, देखते हैं। देखिए दिया हमें क्रमशः, हम शक्ति बराबर x1, ठीक है, कार्य बराबर x2, समय बराबर x3 ये मान लिए हैं, ये हमें दिया है पहले से ही। तो हमारा सूत्र होता है शक्ति बराबर, शक्ति होता क्या है? जो कार्य करने की दर होती है, जो कार्य करने की दर होती है उसी को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय हो जाएगा, अर्थात P बराबर, शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को W से, समय को T से, तो P बराबर W बटे T। अब हम मान रख देते हैं भाई, P माने हैं हम लोग शक्ति x1 मान रख दिए, फिर कार्य माने हैं x2 रख दिए, समय माने x3 रख दिए। अब इसका गुणा कर देते हैं, तो x1 इंटू x3 ये हो जाएगा बराबर x2। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन से है। तो x1 इंटू x2 बराबर x3, ये तो गलत है। तीसरा है x2 इंटू x3 बराबर x1, ये भी नहीं आया, ये भी गलत है। ये देखते हैं x1 इंटू x3 बराबर x2, तो यही वाला तो आया हमारा, ये वाला सही हो जाएगा। और ये x1 इंटू x2 इंटू x3 बराबर ये तो पूरी तरीके से गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? चलिए ये भी हल। देखिए हमें आवेश की गणना करनी थी। आवेश की गणना के लिए सूत्र होता है Q = I × T, ठीक है, I × T, जहाँ I क्या है? धारा है, T क्या है? समय है, Q क्या है? आवेश है, ठीक है। तो I बराबर 10 एम्पियर हमें दिया है, T बराबर 2 सेकंड दिया है, तो Q बराबर निकालना है। तो सूत्र हमारा सिंपल है, Q = I × T, तो Q = 10 × T, अगर 10 × 2 अगर हम करेंगे तो 20 कूलाम आ जाएगा आंसर हमारा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन में देखिए, ये 10 कूलाम ये भी नहीं होगा, 5 कूलाम ये भी नहीं होगा, 20 कूलाम ये वाला आया है, यही आंसर हमारा सही है। ये 25 कूलाम है, ये भी हमारा गलत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री का है कुछ, तो दिया है पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट होता है और उसमें आधा जल भरा होता है। यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। pH मान 8.5 वाला विलयन है, तो हम ये सीधा जान जाएंगे कि जिसका pH 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होता है, जिसका pH 7 से कम होगा वो अम्लीय होता है, और जिसका pH 7 होता है वह उदासीन होता है। तो ये कितना है? 8.5, यानी कि यह 7 से ज़्यादा है, तो अर्थात इसका आंसर कौन सा होगा? क्षारीय होगा, इसका ऑप्शन यही सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO का IUPAC नाम है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन
प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। तो इसी में इसका नाम लिखना है। ये देखिए, अब देख रहे हैं यहाँ पे तीन तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक मेथिल यहाँ है, दूसरा मेथिल यहाँ है, तीसरा ग्रुप CHO यहाँ पे जुड़ा है, अर्थात CHO को हम लोग अल बोलते हैं। अल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल ग्रुप है। तो देख रहे हैं सीधे सीधे कितना मेथिल है? 2, तो 2 हो जाएगा। पूरा बना क्या है? मेथ एथ प्रोप। हम केमिस्ट्री की गिनती में यही तो गिनते हैं। मेथ 1 है, एथ 2 है, प्रोप 3 है, अर्थात 3 कार्बन है। एक श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो ये प्रोप हो जाएगा। 2 मेथिल प्रोप। अब ये प्रोपेन हो गया। 2 मेथिल प्रोपेन ये तो हो गया। अब लेकिन लास्ट में तो एक ग्रुप और जुड़ा है, CHO, अर्थात CHO को हम कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इस C पर एक सिंगल बॉन्ड इधर H था ही, C था ही। ठीक है, तो इस कार्बन की श्रृंखला पूरी हो गई अब कि नहीं? तो जिसमें डबल बॉन्ड O केवल जुड़ा हो वो कौन सा होता है? अल ग्रुप बोला जाता है, उसे अल ग्रुप बोला जाता है। तो जब ये होगा हम लिखेंगे 2 मेथेन। 2 मेथिल, मेथिल ग्रुप है, 2 मेथिल है, पूरा मेथिल है, बना क्या है? प्रोपेन, पूरा प्रोपेन बना है। उसमें और जोड़ेंगे हम अल, तो क्या हो जाएगा? ये 2 मेथिल प्रोपेन धन अल जुड़ेगा तो हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ये 2 मेथिल प्रोपेनल, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रोपेनाल नहीं, नाल तब होगा जब OH होगा। जब OH होगा, केवल O होगा तो अल हो जाएगा, OH होगा तो आल होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। इस पर मत मार दीजिएगा। देखिए ब्यूटेनॉल, इसमें ब्यूट तो बना ही नहीं है, तो ये भी गलत होगा। ब्यूटेनल, ये 4 कार्बन तो है, ये नहीं है, ये गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। बाह्यतम कोश में, देखिए बाह्यतम कोश में अधातुओं में होता है। किसमें? अधातुओं में बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट क्या ये होगा? CaNO3? नहीं, ये गलत होगा। Ca3NO3? ये भी नहीं होगा। Ca2NO3? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? CaNO3 का ट्वाइस, ये ऑप्शन सही होगा। अर्थात ये होता है CaN2O6। ठीक है, ये होता है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र, अर्थात ये वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन से कार्बन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा ही हो, परंतु उसके साथ अगर कार्बन कार्बन के मध्य में अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होगा तो यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें जिस यौगिक का निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य सदैव सिंगल बॉन्ड ही हो तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें देखिए अगर इसकी संरचना बनाएंगे तो CH4 है, अर्थात कार्बन के बाद ये सभी इसके चारों सिंगल बॉन्ड ही बनेंगे, तो ये तो संतृप्त होगा। दूसरा देखते हैं C3H8। C3H8 है तो C1 2 3 H8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी पूरा हो गया। अब अगला देखते हैं C2H2। 1 2 1 2
C2 हो गया, H2 हो गया। ये तो पूरा हुआ नहीं। अब ये देखिए, जब ये पूरा नहीं हुआ, हम ये जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब इसमें कार्बन की संयोजकता कितनी मिली, इसको 1 2 2 मिली, इसको देखते हैं 1 2, इसको भी मिली। यानी कि जब तक अभी अब देखते हैं क्या अब हुई इसकी संयोजकता पूरी, 1 2 3 नहीं पूरी हुई। एक और लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 इसकी पूरी हो गई, 1 2 3 4 इसकी पूरी हो गई। अर्थात कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड लग गए हैं, ट्रिपल बॉन्ड। अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसका C2H2, यही इसका ऑप्शन सही होगा। चौथा वाला देख लेते हैं, C2H6 दिया, C2 1 2 3 4 5 6, इसके भी सभी संयोजकता पूरे हैं और सभी जगह सिंगल बॉन्ड ही है, अर्थात ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा, C2H2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब नापा जाता है। रक्त दाब अर्थात ब्लड प्रेशर बीपी जो नापा जाता है वो स्फाइग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम रक्तदाब मापते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा तो जानते ही हैं हम लोग, कोई भी सूक्ष्मदर्शी ये चीज़ें देखते हैं। माइक्रोमीटर द्वारा ये भाई लंबाई को मापने का ये एक मात्रक है माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये स्टेथोस्कोप, इसके द्वारा तो भाई ये स्टेथोस्कोप क्या होता है, आला जानते हैं, आला को स्टेथोस्कोप बोला जाता है, ठीक है। इसके द्वारा हम अंदर की कोई बहुत धीमी चीज़ें हम सुन सकते हैं, बहुत धीमी चीज़ें इसके द्वारा हम अच्छे से सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो रक्तदाब जिससे मापा जाता है वो स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जो बीपी मशीन होती है इसको हम स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ये थायरॉक्सिन ये पादप हार्मोन होता है, नहीं। इंसुलिन पादप हार्मोन होता है, नहीं। एस्ट्रोजन पादप हार्मोन होता है, नहीं। तो बचा कौन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ही पादप हार्मोन होता है, अर्थात यही ऑप्शन सही है। इंसुलिन ये मानव का हार्मोन है, एस्ट्रोजन मादा का हार्मोन है, थायरॉक्सिन मानव का हार्मोन है, तो ये साइटोकाइनिन ही बचा, यही पादप हार्मोन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प है। तो गुड़हल, गुड़हल क्या एक लिंगी पुष्प होता है, नहीं। हम पुष्पी पादपों के लैंगिक जन्म में बताए हैं कि गुड़हल, सरसों, गुलाब, ठीक है, ये सब हमारे द्विलिंगी पुष्प हैं। तो गुड़हल है, गलत है। सरसों है, गलत है। गुलाब है, गलत है। तो बचा क्या, पपीता। पपीता हमारा एक लिंगी पुष्प होता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन पे, पुनर्जनन का उदाहरण है। पुनर्जनन अर्थात जो एक ही शरीर से पुनः दो नए शरीर का निर्माण कर ले, तुरंत नए जीव का निर्माण कर ले, उसे ही तो हम पुनर्जनन कहते हैं। तो हाइड्रा, हाइड्रा में भाई पुनर्जनन नहीं होता है, ये गलत है। अमीबा, अमीबा में भी पुनर्जनन नहीं होता, ये पुनर्जनन नहीं करता, खंडन विधि द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। ब्रायोफिल्म, इसमें भी नहीं होता है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जिसमें पुनर्जनन होता है, ये अपने ही शरीर को कई भागों में बांट करके नए जीव का निर्माण कर लेता है, अर्थात यही प्लेनेरिया ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन के कारण तो ओजोन परत का क्षरण होता ही नहीं। वाष्प, भाई वाष्प के भी कारण नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, इसके भी कारण नहीं होता है। चौथा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC, इसको यही बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसी के द्वारा हमारा ओजोन परत क्षरण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारितंत्र है। प्राकृतिक पारितंत्र, गमले, भाई गमला तो प्राकृतिक है नहीं, ये कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया गया है। खेत, खेत भी प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। जल जीवशाला, ये भी प्राकृतिक पारितंत्र नहीं। वन, वन है प्राकृतिक पारितंत्र, अर्थात जिससे हमें खाने का, रहने का, हर एक चीज का साधन प्राप्त हो, उसे तो हम प्राकृतिक पारितंत्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आहार श्रृंखला में उत्पादक होते, उत्पादक अर्थात जो पैदा करते हैं। चूहा, चूहा पैदा करता है? नहीं। बिल्ली, बिल्ली पैदा करता है? नहीं। खरगोश पैदा करता है? नहीं। हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल, यही तो हमारे उत्पादक हैं भैया। हरे पौधे के द्वारा ही तो हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हाँ, हरे पौधे ही, यही होगा हमारा आहार श्रृंखला का उत्पादक। अगर हरे पौधे ना हो तो हमें खाने का, पीने का, रहने का किसी भी चीज़ की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। बिना हरे पौधों के यही हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, ये हमें खाने के लिए देते हैं, घर बनाने के लिए। भैया यही ऑप्शन सही होगा, हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल। तो ये था आपका टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हमने बता दिया। बच्चों अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए आप लोग VM स्टडी फर्स्ट में। इसी हर्ष एवं उल्लास के साथ हम आपके लिए नए नए वीडियो, नई नई चीज़ें खोज कर लाते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा में टॉप करके आइए। धन्यवाद।